हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट जियोग्राफी में भू आकृति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं, यानी कि ये प्रश्न जो है आपके भू आकृति विज्ञान से लिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों में जो है आपके 2014 से लेके 2018 के बीच में जो भी जियोमॉर्फोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को इंक्लूड किया गया है। इसमें जो है टोटल आपके 56 क्वेश्चन है, यानी कि 56 प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको हम एक ही जगह संकलित करके जो है आपको प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपको क्वेश्चन पेपर में होता क्या है कि आप जानते हैं कि 10 प्रश्न होते हैं प्रत्येक यूनिट से, तो 10-10 प्रश्न करके सारे यूनिट से होता है, लेकिन हम उसको अलग करके जो है आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करें ताकि आपको आसानी हो चीज़ों को समझने में और जानने में। अगर आप जियोमॉर्फोलॉजी को अलग करके, यानी कि विगत वर्षों के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं जियोमॉर्फोलॉजी के, उनको आप ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, उसको सॉल्व करते हो, तो आपको यह आइडिया लग जाएगा कि एग्जामिनर किस प्रकार के प्रश्न पूछता है या किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। तो ये सभी स्ट्रेटजी बहुत ही ज़रूरी हो जाती है आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो उसी में जो है थोड़ी सी मदद करने का हमारा प्रयास है और ये 56 क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा विथ आंसर के साथ। इसके कई सारे आंसर जो है बहुत सारी बुक्स में और जहाँ से भी मैंने क्वेश्चन फाइंड आउट करने का प्रयास किया वहाँ पे कई सारे आंसर जो है गलत दिए हैं, लेकिन हम लोगों ने 1-2 दिन मेहनत करके इसके जो सही आंसर है उसको जानने का प्रयास किया। उसके बाद जो है आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं हम ये वीडियो। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें। ये सभी 56 क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसी प्रकार से हम 10 यूनिट में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए हो सकते हैं, उन सभी को एक जगह संकलित करके जो है 10 यूनिट के जो है आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें। एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से उसको आप प्रेस कर लें न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि काष्ठ प्रदेशों में चट्टानों के अपक्षय के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सा एक उत्तरदायी है। यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि काष्ठ प्रदेशों में चट्टाने जो अपक्षय होते हैं उसके लिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सी प्रक्रिया सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। तो इसका जो सही आंसर हमारा है वो है बी, कार्बनीकरण। तो यहाँ पे मैंने आंसर को पहले से मेंशन रखा है क्योंकि मैं इस वीडियो को फास्ट करा के आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस पे एक्सप्लेनेशन के बारे में हम बात नहीं करेंगे कि अगर 56 क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को हम करेंगे तो हमें ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। एक क्वेश्चन पे अगर हम 2 से 3 मिनट भी देते हैं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रीवियस ईयर के जो है सॉल्व जो है विथ एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड करूँ। जैसा आप सभी जानते हैं कि ये हमारा पूरा जो है पूरा जो सब्जेक्ट है ये पूरा ब्रॉड है, 10 यूनिट इसमें है। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, उसके साथ साथ आप सभी को प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराना है। तो बहुत ज़्यादा मटेरियल कंटेंट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो उन सभी को आसानी के साथ करा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम निरंतर प्रयास करेंगे कि जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो उसको हम कंटिन्यूअस प्रोवाइड करते रहेंगे। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बनीकरण। इसी प्रकार से सभी प्रश्न होंगे, आपके आंसर जो है अलग कलर से मेंशन किए गए होंगे और आसानी के साथ आपको ये आंसर सब दिख जाएंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें हम प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। इसमें दिया गया है कि अपर्दन का सामान्य चक्र इनमें से किससे संबंधित है। तो नदी का जो है सामान्य अपर्दन चक्र जो है नदी से जो है आपका पूरी तरह से संबंधित है। यहाँ पर यही पूछा गया कि अपर्दन का सामान्य चक्र किससे संबंधित है, तो नदी के अपर्दन के द्वारा। इसके साथ साथ मैं 1-2 और क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे भौगोलिक चक्र की जो संकल्पना किसने दी थी, तो वो डेविस महोदय ने दी थी जो कि अमेरिकन ज्योग्राफर थे। इसके साथ साथ जो है अपर्दन चक्र की जो संकल्पना प्रस्तुत की थी वो पेंक महोदय ने प्रस्तुत की थी और यह जर्मन भूगोलवेता थे। तो ये 2 सिद्धांत हैं जो 2 संकल्पनाएं हैं जो इससे संबंधित है और इसके बारे में अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3 जो कि कथन और कारण वाला है। इस प्रकार के भी प्रश्न जो है आपके 100 प्रश्नों में से 10 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। प्रत्येक यूनिट से जो है 1 से 2 क्वेश्चन आपको कथन और कारण में देखने को मिल जाएंगे। तो ये भी जो है इस प्रकार के भी प्रश्न आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करेंगे। तो इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें कथन में दिया गया है कि चट्टानों की गहराई तक रासायनिक क्षरण आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के प्रमुख लक्षणों में से एक है।
कारण क्या है? रासायनिक अपक्षय की तीव्रता अधिक हद तक जल की प्रचुरता और उच्च वायु तापमान पर निर्भर करती है। तो इसमें आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन वो है डी, आर सत्य है किंतु ए गलत है। यानी कि आर यानी कि कारण जो दिया गया है वो आपका राइट हो जाएगा, लेकिन कथन जो है आपका रॉन्ग है। कथन में दिया गया है कि चट्टानों की गहराई तक रासायनिक क्षरण आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के प्रमुख लक्षणों में से एक है, जबकि ऐसा नहीं है। ये गलत हो जाएगा आपका स्टेटमेंट। लेकिन कारण क्या दिया गया है कि रासायनिक अपक्षय की तीव्रता अधिक हद तक जल की प्रचुरता और उच्च वायु तापमान पर निर्भर करती है। ये भी सही है आपका, ये सही है कारण। ठीक है, तो इस प्रकार से भी जो प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर या विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान से। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन वृहत संचलन की अनाच्छादन क्रिया से संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं है पूछा जा रहा है, संबंधित है यह नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पर नहीं और है का जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज होकर अब क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ लेते हैं कि है, तो यहाँ पे आप गलत कर जाएंगे। तो यहाँ पे संबंधित नहीं पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। अपस्तरण जो है वृहत संचलन की अनाच्छादन क्रिया से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों आपका अनाच्छादन क्रिया से संबंधित है। आधारी अधखनन और भूस्खलन और पंख प्रवाह ये तीनों संबंधित है, लेकिन अपस्तरण जो है इससे संबंधित नहीं है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में दिए गए कि निम्नलिखित में से किसने दृश्य भूमि प्रक्रम संरचना और चरण का प्रकार्य है अवधारणा को अभिव्यक्त किया था या प्रस्तुत किया था? सांस्कृतिक दृश्य भूमि की नहीं पूछी जा रही यहाँ पे दृश्य भूमि प्रक्रम संरचना और चरण प्रकार्य की अवधारणा के बारे में बात की जा रही है। तो ये जो है W.M. डेविस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। लेकिन अगर सांस्कृतिक भूदृश्य के बारे में पूछी जाए कि सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना किसने दी थी, तो वो कार्ल सावर के द्वारा दिया गया था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं प्रश्न। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 6। इसमें दिया गया है कि जल योजन प्रक्रिया इन चारों ऑप्शन में से किसके साथ संबंधित है? तो रासायनिक प्रक्रिया के साथ जो है जल योजन की प्रक्रिया आपका संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फिर आपका कथन और कारण वाला प्रश्न है। जिस प्रकार का प्रश्न हमने अभी ऊपर देखा, ये सभी प्रश्न जो है आपके विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर दिया गया है कथन में कि चट्टानों का गहन रासायनिक अपक्षय आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की उत्कृष्ट विशेषता होती है। कारण क्या है? रासायनिक अपक्षय की तीव्रता जल की प्रचुरता तथा उच्च वायु तापमानों पर काफ़ी हद तक निर्भर करती है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन या व्याख्या करता है। कारण में यह दिया गया कथन में यह दिया गया था कि चट्टानों का गहन रासायनिक अपक्षय जो है आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उत्कृष्ट विशेषता होती है। कारण क्या है इसका? रासायनिक अपक्षय की तीव्रता जल की प्रचुरता तथा उच्च वायु तापमानों पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है। यानी कि जल की प्रचुरता और उच्च वायु तापमानों पर जो है काफ़ी हद तक निर्भर करता है आपका रासायनिक अपक्षय। यहाँ पे ये प्रचुर मात्रा में जो है जल या वायु नहीं मिले या तापमान ना हो, तो ये जो है रासायनिक अपक्षय आपका कम हो सकता है या बहुत स्लोली हो सकता है। तो ये आपका सही हो जाएगा दोनों, और कारण जो है कथन को एक्सप्लेन कर रहा है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 8। इसमें दिया गया कि ढलान प्रोफाइल उत्तापन क्रिया की परिस्थितियों के अनुसार उत्तल, समतल अथवा नतोदर होती है। यह स्टेटमेंट किसका है या किसके द्वारा बताया गया था इन चारों ऑप्शन में से? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। पेंक महोदय के द्वारा यह बताया गया था कि ढलान प्रोफाइल उत्थापतन क्रिया की परिस्थितियों के अनुसार उत्तल, समतल अथवा नतोदर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है कि ऊपर से नीचे तक ढलान वाली भूमि के विभिन्न भागों के बारे में दिया गया है, इसकी शब्दावली के बारे में दिया गया है, और हमें करना क्या है कि इनको क्रमबद्ध तरीके से लगाना है। यानी कि कोई ये पहाड़ है आपका, तो ऊपर से नीचे की तरफ जो है ढलान वाली भूमि के विभिन्न भागों की शब्दावलियों को इसमें दिया गया है, और इसको जो है हमें क्रमबद्ध तरीके से लगाना है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। यानी कि पहले नंबर पे जो आपका आएगा बढ़ता हुआ ढाल, फिर दूसरे नंबर पे जो आएगा आपका खुला अनाताग्र,
और फिर तीसरे नंबर पे जो आएगा आपका मलबा युक्त ढाल, और फिर दूसरे नंबर पे है कम होता ढाल। तो इस प्रकार से जो है इस ऑर्डर में आप लगा सकते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा मैचिंग वाला क्वेश्चन है, यानी कि मिलान वाला क्वेश्चन। इसमें पहले सूची में दिया गया है प्रतिपादक का नाम, दूसरे सूची में अवधारणा या उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत के बारे में दिया गया है। तो पहला हम मैच करते हैं। जेके गिलबर्ट का जो आपका मैच करेगा वो आपका मैच करेगा डी के साथ, धारा, दक्षता और क्षमता का सिद्धांत इन्होंने दिया था। फिर उसके बाद दूसरा जो आपका मैच करेगा डब्ल्यू पिंक, वो आपका मैच करेगा बी के साथ, समानांतर निर्वर्तन का जो है अवधारणा या सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था। फिर उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे जो दिया गया है जे डब्ल्यू पावेल, पावेल के द्वारा जो है आधार स्तर की जो है अवधारणा या सिद्धांत प्रस्तुत की गई थी। और फिर डब्ल्यू एम डेविस के द्वारा जो है अपर्दन चक्र की सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था। तो इस प्रकार से जो है आप मैचिंग वाले क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि इन मैचिंग वाले क्वेश्चन से ही जो है एक दो क्वेश्चन आपके आसानी के साथ बन जाते हैं, यानी किसी सिद्धांत के बारे में पूछता है और इन मैचिंग वाले क्वेश्चन में आप जानते हैं कि कम से कम चार सिद्धांतों के बारे में पूछता है अगर इस प्रकार के प्रश्न बनाता है। तो मैचिंग वाले क्वेश्चन को जब आप अच्छे से कवर करते हैं तो इसके साथ साथ एक दो क्वेश्चन और भी आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है कि ढाल प्रतिस्थापन का मॉडल जो है किसने प्रतिपादित किया था इन चारों ऑप्शन में। तो पिंक महोदय ने जो है ढाल प्रतिस्थापन का मॉडल प्रतिपादित किया था। ऑप्शन सी इसका राइट है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित या इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक स्थल आकृतिक विशेषताओं वाला समूह चरण प्रक्रिया का परिणाम है। तो चार ऑप्शन दिए रहते हैं, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका एस्कर, फियोर्ड, भी आकार की घाटी और सीफ। ये सभी क्या हैं, एक भू स्थल आकृति विशेषताओं वाला समूह चरण की प्रक्रिया का परिणाम होते हैं। ये सभी जो है आपके एस्कर, फियोर्ड, भी आकार की घाटी और सीफ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा मैचिंग वाला प्रश्न है। सूची एक को सूची दो के साथ हमें मिलान करना है। सूची एक में क्षेत्रों के बारे में दिया गया है और सूची दो में किस प्रकार के वह क्षेत्र हैं उसके बारे में दिया गया है। तो आइए इसको मैच कर लेते हैं। पहला जो दिया गया है जैसलमेर, जो कि भारत में स्थित है, ये जो मैच करेगा आपका दूसरे के साथ मैच करेगा। ये जो है इयोसीन चूना पत्थर वाले क्षेत्र हैं। और फिर बी जो है आपका मैच करेगा खास रेगिस्तान जो है, जो कि अफगानिस्तान में आपका स्थित है। ये मैच करेगा आपका पहले के साथ, मृदा वाले क्षेत्र हैं ये। फिर उसके बाद सी जो ऑप्शन है सिनाई, ये मैच करेगा आपका ऑप्शन सी के साथ। ये कैलिची चूना पत्थर वाले क्षेत्र हैं। अगला जो हमारा है सऊदी अरब, ये जो आपका मैच करेगा वो है आपका चौथे के साथ। ये है न्यूबियन बलुआ पत्थर वाले क्षेत्र। तो इस प्रकार से जो है आप मैचिंग वाले प्रश्न को मैच कर सकते हैं। ये सभी प्रश्न जो है आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और इसको कोई एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं दिया जा रहा है। बस आपको जितने भी प्रीवियस ईयर में जो मॉर्फोलॉजी से प्रश्न पूछे गए हैं उनको एक जगह संकलित करके आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विवर्तनिक बल के कारण निम्नलिखित में से किस प्रकार की घाटी का निर्माण होता है। तो विवर्तनिक बल के कारण जो है रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। ये जो है आपका राइट आंसर है इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर अगले प्रश्न में दिया गया है, यानी कि प्रश्न नंबर 15 में चूना पत्थर के गुफाओं के उद्गम का दो चक्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था या किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो विलियम मॉरिस डेविस के द्वारा जो दिया गया था चूना पत्थर के गुफाओं के उद्गम का दो चक्रीय जो सिद्धांत है वो डेविस महोदय के द्वारा दिया गया था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से विद्वानों के किस समूह के धाराओं द्वारा पार्श्विक क्षरण की पेडिमेंट के निर्माण में भूमिका पर बल दिया है। तो पेज, ब्लैक वेल्डर और जॉनसन ने जो है पेडिमेंट के निर्माण में भूमिका पे बल दिया है। इस प्रश्न का जो है ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 17। इसमें दिया गया है कि पैटरनॉस्टर झील क्या है, यानी किस प्रकार की झील है पैटरनॉस्टर झील। तो यह जो है हिमनदीय सोपानों पर स्थित जो है एक प्रकार की झील है पैटरनॉस्टर झील। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, हिमनदीय सोपानों पर स्थित जो है यह झील है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 18। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरिता हिमी निक्षेप है, यानी कि सरिता हिमी निक्षेप के द्वारा कौन सा जो है स्ट्रक्चर इसमें से निर्मित हुआ है। तो केम वेदिका जो है आपका सरिता हिमी निक्षेप है इन चारों ऑप्शन में से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 19 और यह मैचिंग वाला प्रश्न है, इसको हमें मिलान करना है। सूची 1 में प्रक्रम के बारे में दिया गया है, सूची 2 में उनसे निर्मित भू आकृतियों के बारे में दिया गया है। तो पहला जो आपका मैच करेगा हिमनदी है, वो मैच करेगा आपका तीसरे के साथ R8 के द्वारा। और फिर दूसरा जो है बी दिया गया है वो समुद्री, इसके द्वारा जो निर्मित होती है संयोजित भित्ति या टिम्बोलों का निर्माण होता है। नदी के द्वारा जो है आपका जलोढ़क पंख रूपी प्रसार होता है। फिर वातोड़ के द्वारा जो है यारडंग का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो है आप मैच कर लेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 20। इसमें दिया गया कि पेडिमेंट निर्माण के पार्श्व समतलन सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था या किसके द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था। तो गिलबर्ट के द्वारा इसको दिया गया था, पेडिमेंट निर्माण के पार्श्व समतलन सिद्धांत को। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। और सूची 1 में दिया गया है बालू के टिब्बों के आकार के बारे में तथा उसके संरेखण के बारे में। और दूसरे सूची में दिया गया है बालू के टिब्बों का विशिष्ट नाम, और इसे हमें मैच कर लेना है। तो आइए इसे मैच करते हैं। पहला जो मैच करेगा आपका अनुधैर्य, वो मैच करेगा तीसरे के साथ यानी कि सीप के साथ। बी जो मैच करेगा आपका अनुप्रस्थ, वो मैच करेगा आपका चौथे के साथ यानी चापाकार टिब्बा होता है ये। फिर आपका सी जो मैच करेगा वो आपका पहले के साथ मैच करेगा, परवलयिक, ये उत्क्रमी होता है। फिर उसके बाद जो है डी मैच करेगा जो आपका सम्मिश्र, वो तटीय। तो इस प्रकार से जो है आप मैच कर सकते हैं बालू के टिब्बों के आकार तथा संरेखण को बालू के टिब्बों के विशिष्ट नाम के साथ। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न भी हमारा यानी कि प्रश्न नंबर 22 भी जो है मैचिंग वाला प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में हमें दिया गया है कंदरा निर्माण के बारे में सिद्धांत, और सूची 2 में उन सिद्धांतों को किसने दिया है, उन विद्वानों का नाम दिया गया है दूसरे सूची में। तो आइए इसे मैच कर लेते हैं। पहला जो है आपका द्विचक्र सिद्धांत मैच करेगा आपका चौथे के साथ यानी डेविस महोदय के साथ। बी जो आपका मैच करेगा वो पहले के साथ भीम जल स्तर सिद्धांत जो है स्विन रेटोन के द्वारा दिया गया था। फिर उसके बाद सी मैच करेगा आपका एस्थेटिक जल क्षेत्र सिद्धांत, वो मैच करेगा आपका दूसरे के साथ गार्डनर के साथ। फिर उसके बाद आक्रमण सिद्धांत जो है आपका ये मेरिट के साथ मैच करेगा। तो इस प्रकार से जो है आप इसको मैच कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन को डिटेल में बता नहीं रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 56 क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड करने हैं जियोमॉर्फोलॉजी के, जो आपके विगत वर्षों में पूछे गए हैं। एक्सप्लेनेशन के साथ जो है मैं दूसरी सीरीज को स्टार्ट करूंगा जिसमें कुछ ही क्वेश्चन रहेंगे, जैसे 5 से 6 क्वेश्चन या 7 से 8 क्वेश्चन, और उसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे, उसको पूरा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 23। इसमें दिया गया अत्यंत नूतन हिमकाल का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही कालानुक्रम में होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अत्यंत नूतन हिमकाल के अकॉर्डिंग जो है ये कालानुक्रम यानी कि एक ऑर्डर में है, यानी कि पहले गुंज, मेंडल, रीम और वुर्म, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम सभी क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे, उससे जुड़ी और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानने का जब प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 24 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमजलीय निक्षेप से बनी भू आकृति नहीं है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हिमजलीय निक्षेप से बनी भू आकृति कौन सा इनमें से नहीं है। तो हार्न जो है आपका हिमजलीय निक्षेपों के द्वारा बनी भू आकृति नहीं होती है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 25। इसमें दिया गया है कि किसी भृगु के आधार में सतही प्रक्षालन द्वारा जमा असंपीड़ित चट्टान सामग्री को क्या कहा जाता है। तो उसको जो है मिश्रोढ़क कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 26। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पर्वतीय हिमनद से संबंधित नहीं है।
हमें बताना है इन चारों में से, और नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर का चुनाव करना है। तो नीचे दिया गया है कि नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का हमें चुनाव करना है। पहला दिया गया है शार्क, और फिर उसके बाद दूसरा या तीसरा दिया गया है तीक्ष्ण शिखर, या दूसरा दिया गया है टान, और चौथा दिया गया है फियोर्ड। तो यहाँ पे तीसरा जो है ऑर्डर में गड़बड़ है, ये तीसरा जो है यहाँ पे आपका दूसरा हो जाएगा, और ये दूसरा जो है आपका यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना क्या है इसमें से कि इन सभी चारों में से पर्वतीय हिमनद से संबंधित नहीं है, पर्वतीय हिमनद के द्वारा ये संबंधित नहीं है इन चारों में से, उसको हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल चौथा फियोर्ड जो है आपका वो पर्वतीय हिमनद से संबंधित नहीं है। बाकी सभी जो है आपके पर्वतीय हिमनद से संबंधित हैं, सार्क है, तीक्ष्ण शिखर या टॉन होते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 27, और ये कथन और कारण वाला प्रश्न है। कथन में दिया गया है वायु को निक्षेपीय क्रिया के कारण एस्कर बनते हैं। कारण क्या होता है? एस्कर सरिता हिमी निक्षेप के कारण बनते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। ए गलत है परंतु आर आपका सही है। तो यहाँ पे कथन में क्या दिया गया था कि वायु को निक्षेपीय क्रिया के कारण या वायु के निक्षेपीय क्रिया के कारण एस्कर बनते हैं। नहीं, वायु के निक्षेपीय क्रिया के द्वारा एस्कर नहीं बनते हैं, ये कथन जो है आपका गलत है। कारण में दिया गया है कि एस्कर सरिता हिमी निक्षेप के कारण बनते हैं, यानी सरिता हिमी निक्षेप जो होते हैं उसके द्वारा क्या होता है? एस्कर का निर्माण होता है, न कि वायु निक्षेप के द्वारा। तो आपका कारण सही हो जाएगा, कथन जो है आपका गलत। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी राइट आंसर है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 28। इसमें दिया गया कि जब एक चूना पत्थर कंदरा ढह जाती है तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति का निर्माण होता है? तो इन सभी में से जो है पोलजे का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि जब एक चूना पत्थर कंदरा ढह जाती है भूमिगत जल के द्वारा तो इनमें से कौन सी आकृति बनती है? पोलजे का निर्माण होता है आपका। यह जो है किस कारण से बनता है? जो चूना के पत्थर होते हैं वो पानी के द्वारा जब गल जाते हैं, भूमिगत जल के द्वारा जो घुलनशील होकर उभट जाते हैं, तो पोलजे का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 29। इसमें दिया गया है कि तटीय बालू टिब्बा के निर्माण हेतु बालू कण का आदर्श व्यास क्या होता है? इन चारों ऑप्शन में से व्यास के बारे में पूछा जा रहा है बालू कण के। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 0.25 मिमी यानी mm होता है किसका? बालू कण का आदर्श व्यास। व्यास का मतलब रेडियस। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 30। इसमें दिया गया है रिया निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये जो है आपका निमग्न जो है उच्च भूमि तटरेखा होता है, उसका जो है रिया एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है निमग्न उच्च भूमि तटरेखा का। तो प्रश्न नंबर 30 का जो है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 31। इसमें दिया गया है कि तरंग कर्तित वेदी पाई जाती है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तरंग कर्तित वेदी पाई जाती है इन चारों ऑप्शन में से कहाँ पे? तो ये जो है आपका कैलिफोर्निया तट पे जो है पाई जाती है तरंग कर्तित वेदी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 32। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति चूना पत्थर दृश्य भूमि के काष्ठ स्थल आकृति में परिणित होने के लिए आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन डी हमारा जो है समुचित वनस्पति अनाच्छादन। यहाँ यही पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी स्थिति चूना पत्थर दृश्य भूमि के काष्ठ स्थल आकृति में परिणित होने के लिए आवश्यक नहीं है? तो समुचित वनस्पति अनाच्छादन जो है इसके लिए आवश्यक नहीं है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 33, और ये मिलान वाला प्रश्न है या मैचिंग वाला प्रश्न है। सूची 1 में दिया गया है अपर्दन के कारक के बारे में, सूची 2 में अपर्दन के लक्षण के बारे में दिया गया है। तो आइए इसको मैच कर लेते हैं। पहला जो आपका मैच करेगा वो मैच करेगा आपका दूसरे के साथ। बहता जल जो है अधकर्तित विसर्प के साथ मैच करेगा। फिर बी जो है आपका मैच करेगा वो मैच करेगा पहले के साथ। गतिशील हिम के द्वारा जो है निलंबी घाटी का निर्माण होता है। और फिर सी जो मैच करेगा बहती हवा के द्वारा जो है चापाकार टिब्बों का निर्माण होता है। फिर लहर का टकराना जो है शीर्ष और खाड़ी का निर्माण करती है।
तो यहाँ पर पहले वाले जो है सूची में अपर्दन के फैक्टर के यानी कारक के बारे में दिया गया है, और दूसरे सूची में जो है अपर्दन के लक्षण के बारे में दिया गया है। यानी कि कैसे हमें पता चलेगा कि किस प्रकार का अपर्दन जो है इस पे कार्य किया हुआ है। तो कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में दिया गया है कि ताकि अगर हम इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो हमें यह पता चल जाएगा कि इस प्रकार की जो है अपर्दन क्रिया इस पर हुई है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 34। इसमें दिया गया है कि पेडिमेंट रचना का पार्श्वीय समतलन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो गिलबर्ट महोदय के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 35। इसमें दिया गया कि दीर्घ आकारीय सपाट शीर्षों के बालू के कटक जो प्रचलित पवनों के समानांतर फैले हैं परंतु निपाती अग्रांतों के बिना को किस नाम से पुकारा जाता है। तो ये जो है वेल वैग के नाम से पुकारा जाता है इसको। प्रश्न में ये पूछा गया कि दीर्घ आकारीय सपाट शीर्षों के बालू के कटक जो प्रचलित पवनों के समानांतर फैले हैं परंतु निपाती अग्रांतों के बिना ये किस नाम से पुकारे जाते हैं। तो वेल वैग के नाम से पुकारे जाते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है कि झील माता ठंड रूप में किसकी विशेषता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है झील माला जो है ठंड रूप में किसकी विशेषता है। तो लावा मैदान की यह विशेषता है झील माला। तो इसका जो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है यानी प्रश्न नंबर 37 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हिमीय अपरदन के संदर्भ में विशिष्ट स्थान रखती है। तो इसका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। जलीय कृत्य जो है प्रक्रिया हिमीय अपरदन के संदर्भ में विशिष्ट स्थान रखती है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि ये प्रश्न जो है आपका कथन और कारण वाला प्रश्न है, और इसमें कथन में दिया गया है पट्टिका उपांत यानी कि प्लेट मार्जिन और ज्वालामुखी क्षेत्र स्पष्ट रूप से एक दूसरे से संबंधित हैं। कारण क्या है, अधिकांश ज्वालामुखी क्षेत्र अभिसरण पट्टिका सीमाओं पर अवस्थित हैं। ये प्रश्न जो है दिसंबर 2018 में आपसे पूछा गया था, और इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। कथन में क्या दिया है कि पट्टिका उपांत या प्लेट मार्जिन और ज्वालामुखी क्षेत्र स्पष्ट रूप से एक दूसरे से संबंधित है। कारण क्या है कि संबंधित हैं ये, अधिकांश ज्वालामुखी क्षेत्र जो है अभिसरण पट्टिका सीमाओं पर अवस्थित होते हैं, इस कारण से जो है यह आपस में संबंधित है। यानी कि ए और आर दोनों सत्य है, और कारण जो है कथन को एक्सप्लेन कर रहा है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 38। इसमें दिया गया है अनाथ शैल स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को क्या कहा जाता है। ये प्रश्न 2018 में जुलाई 2018 में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा नतिलंब। अनाथ शैल स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को जो है नतिलंब कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है कि नजका पटल किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। ये प्रश्न जुलाई 2018 में पूछा गया है। तो नजका पटल जो है आपका पूर्व दिशा की ओर जो है बढ़ रहा है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है कि एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ये प्रश्न नवंबर 2017 में पूछा गया था। तो इसको अवनयन कहा जाता है। एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अवनयन। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है कि सैन एंड्रियंस भ्रंश किस प्रकार का भ्रंश है। ये प्रश्न नवंबर 2017 में पूछा गया था। तो सैन एंड्रियंस भ्रंश जो है आपका रूपांतरित भ्रंश होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 42। इसमें दिया गया है सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें मिलान करना है। सूची 1 में विद्वानों के बारे में दिया गया है, सूची 2 में सिद्धांत के बारे में दिया गया है। तो आइए इसको मिला लेते हैं या मैच कर लेते हैं। तो पहला जो आपका मैच करेगा वो है आपका तीसरे के साथ मैच करेगा। हाला और डाना के द्वारा जो है भू अभिनति का सिद्धांत दिया गया था। और दूसरा जो है आपका बी वो चौथे के साथ मैच करेगा, यानी हट्टन महोदय के द्वारा जो है एक रूपतावाद का सिद्धांत दिया गया था। और अगला जो हमारा है सी हैरी हेस का जो मैच करेगा वो है आपका पहले के साथ मैच करेगा। इनके द्वारा जो है समुद्र अधस्थल प्रसार के सिद्धांत को दिया गया था, समुद्र अधस्थल प्रसरण सिद्धांत दिया गया था।
और फिर डी जो है जेफ्रे, ये मैच करेगा आपका दूसरे के साथ। उष्मा संकुचन सिद्धांत जो है जेफ्रे महोदय के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रकार से जो है आप इसको मैच कर लेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 43। इसमें दिया गया है कथन और कारण वाला ये प्रश्न है। कथन ए में दिया गया है ज्वालामुखी गतिविधियों और पट्टिका के किनारे के बीच घनिष्ठ संबंध है। कारण क्या है? विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी अभिसारी पट्टिका उपान से संबंधित होते हैं। ये प्रश्न रिपीटेटिव है, अभी इसको मैंने पीछे कराया आपको, लेकिन ये कई बार यानी 2 बार या 2 से 3 बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो ऑप्शन ए ये राइट आंसर हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। तो कई ऐसे सारे प्रश्न हैं आपके विगत वर्षों के प्रश्नों में कि जो कई बार जो है बार बार रिपीटेड होते हैं या करते हैं। तो आपको पूरे जो है 100 क्वेश्चन में जो है आपके एग्जाम होने वाले हैं, उसमें से आपको 10 प्रश्न ऐसे मिल जाएंगे जो विगत वर्षों में पूछे जाते हैं। 10 क्या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम मैंने 10 मान रखा है। उससे ज़्यादा भी प्रश्न जो है आपके विगत वर्षों से पूछ लिए जाते हैं। तो विगत वर्षों के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 44। इसमें दिया गया है कथन और कारण वाला ये प्रश्न है। कथन में दिया गया है हवाई द्वीप ज्वालामुखी क्रियाओं का प्रदेश है। सही बात है, हवाई द्वीप जो है ज्वालामुखी क्रियाओं का प्रदेश है। कारण क्या है? अभिसरित प्लेट सीमाएं ज्वालामुखी उद्गारों के स्थल हैं। ये प्रश्न जो है आपका जनवरी 2017 में पूछा गया था और ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों जो है कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है कथन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें दिया है कि ए आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा वर्तमान विगत की कुंजी है। यह कथन किसका है या किसके द्वारा दिया गया है? तो जेम्स हट्टन के द्वारा दिया गया है। इनके संदर्भ में अभी हमने ऊपर एक और प्रश्न देखा, एकरूपतावाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो जेम्स हट्टन महोदय के द्वारा दिया गया है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 46। इसमें दिया गया है भारतीय प्लेटों का अस्तित्व किसके कारण से है? तो उन्मज्जन क्रिया के कारण से है, या उन्मज्जन के कारण जो है भारतीय प्लेटों का अस्तित्व है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 47 और ये भी कथन और कारण वाला प्रश्न है। कथन में दिया गया है मध्य अटलांटिक रीज के साथ साथ चलने वाले अंतःस्थल में ज्वालामुखीय क्रिया की अत्यधिक संभावना होती है। ये प्रश्न 2016 में पूछा गया था। कारण क्या है? अंध महासागर में भूकंप आने का मुख्य कारण जो है समुद्री तल का विस्तार होना है, यानी प्लेटों का गति करना, ये भी कह सकते हैं। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। कथन में क्या दिया गया है कि मध्य अटलांटिक जो रीज के साथ साथ चलने वाले अंतः स्थल में ज्वालामुखी क्रिया की अत्यधिक संभावना होती है। कारण क्या है कि अंध महासागर में भूकंप आने का मुख्य कारण समुद्री तल का विस्तार होना है, यानी कि 2 प्लेटें विपरीत दिशा में जा रही हैं, जिसके कारण से जो है प्लेटों में क्या हुआ? गैपिंग हुआ, जिसकी वजह से मैग्मा बाहर निकलता है और प्लेटें जब गति करती हैं तो भूकंप जैसे क्रियाएं होती हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 48 और इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश रेखा कगार का दृढ़ अनुमानिक है? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चट्टान रोधी और स्थल आकृतिक रूप के बीच कमजोर सहसंबंध। प्रश्न में पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भ्रंश रेखा कगार का दृढ़ अनुमानिक है? तो चट्टान रोधी और स्थल आकृतिक रूप के बीच कमजोर सहसंबंध जो है भ्रंश रेखा कगार का दृढ़ अनुमानिक होता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 49 और ये भी कथन और कारण वाला प्रश्न है। कथन में दिया गया है अपसरण पट्टिका मार्जिन के कारण समुद्र तल का प्रसार होता है। कारण क्या है? संरचनात्मक पट्टिका मार्जिन के फलस्वरूप भ्रंश निर्मित होते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन सी हमारा सही होगा, यानी कि आपका ए सही है परंतु यानी कि इसमें ए सही है परंतु आर गलत है। यहाँ पे टाइप में थोड़ा सा मिस्टेक है, ए मैंने मेंशन नहीं किया है, तो ए आपका सही हो जाएगा। यानी अपसरण पट्टिका मार्जिन के कारण समुद्र तल का प्रसार होता है, लेकिन जो कारण क्या है वो गलत है। संरचनात्मक पट्टिका मार्जिन के फलस्वरूप जो है भ्रंश का निर्माण नहीं होता, ये गलत है और आपका कथन जो है सही है। इस प्रकार से ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 50 और इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण है? ये प्रश्न दिसंबर 2015 में पूछा गया है। तो इसमें कुछ जो है महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में कुछ प्रमाण दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन से प्रमाण जो है पूरी तरह से सत्य है। पहला है जिग्सा फिट, दूसरा दिया गया है ट्रांसकरेंट भ्रंश
और तीसरा दिया गया है विभिन्न क्षेत्रों में जीवाश्म, और चौथा है मेंटल में संवहन। तो इसमें जो है आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला, यानी जिग्सॉफिट और विभिन्न क्षेत्रों में मिलने वाले जीवाश्म जो है महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण को प्रस्तुत करते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 51। इसमें दिया गया है समुद्र अधस्थल विस्तार की संकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। ये प्रश्न जून 2015 में पूछा गया था। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हैरी हेस के द्वारा जो है समुद्र अधस्थल विस्तार की संकल्पना को प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 52। इसमें दिया गया कि अत्यधिक वलन के परिणाम स्वरूप क्या होता है इन चारों ऑप्शन में से। तो अत्यधिक वलन के कारण जो है नैपे का निर्माण होता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 53। इसमें दिया गया है कि विवर्तनिक बलों के कारण निम्नांकित में किसका निर्माण होता है, यानी इन चारों में से किसका निर्माण होता है विवर्तनिक बलों के कारण। तो भ्रंश घाटी का निर्माण होता है विवर्तनिक बलों के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के समर्थन में क्या साक्ष्य हैं, यानी कि ये प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है जिसको मैंने टाइप कर रखा है। ये दिसंबर 2014 में पूछा गया है। तो इस प्रश्न से आप यह सोच सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न जो है रिपीट होते हैं। अगर सारे प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं विद सही आंसर के साथ, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यही इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिग्सॉफिट और विभिन्न क्षेत्रों में मिलने वाले जीवाश्म जो है महाद्वीपीय प्रवाह के सिद्धांत के प्रमाण देते हैं। तो ये प्रश्न अभी मैंने ऊपर आपको कराया था, लेकिन ये दोबारा रिपीट हुआ है। प्रीवियस ईयर के एग्जाम 2014 में भी वो आई थिंक 2016 में पूछा गया था, और ये दिसंबर 2014 में आपसे पूछा गया है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 55। इसमें दिया गया है कि किसके द्वारा समुद्र अधस्थल प्रसार का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। इसको भी मैंने कराया है, लेकिन मैंने इस सारे प्रश्न को लिख रखा है इसलिए ताकि आपको यह पता चल सके कि किस प्रकार से प्रश्न को जो है रिपीट किया जा रहा है एग्जामों में। तो वो प्रश्न 2016 में आई थिंक पूछा गया था, और ये दिसंबर 2014 में पूछा गया है। किसके द्वारा जो है समुद्र अधस्थल का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। तो हैरी हेस के द्वारा जो है ये प्रस्तुत किया गया है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न को देखिए, प्रश्न एज इट इज ऐसे नहीं पूछ सकता है, हो सकता है इसको चेंज कर दे, मॉडिफाई कर दे, लेकिन ये यहाँ पे ये चीज़ें रहेंगी। सिद्धांत के बारे में पूछेगा तो सिद्धांत का मेंशन रहेगा कि अधस्थल सिद्धांत का प्रसार जो है, यानी अधस्थल के प्रसार का सिद्धांत है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो हैरी हेस के द्वारा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दृढ़ रूप से अनुमानित भ्रंश सक्रिय कगार है। ये प्रश्न जून 2014 में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। भ्रंश के पास जो है अध्यारोपित अपवाह जो है दृढ़ रूप से अनुमानित भ्रंश सक्रिय कगार होता है। तो प्रश्न नंबर 56 का जो है ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि भू आकृति विज्ञान से हम लोग 56 प्रश्नों को देखेंगे जो कि विगत वर्षों में पूछे गए थे, लेकिन ये किसी भी प्रकार से एक्सप्लेन नहीं होगा। एक्सप्लेन के ऊपर जो है हम अलग से वीडियो सीरीज वाइज बनाने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम बहुत सारे डिटेल के बारे में चर्चा करेंगे। अगर इन 56 प्रश्नों के डिटेल के बारे में हम चर्चा करते हैं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता, 1 से 2 घंटे का हो जाता, लेकिन जो अच्छा नहीं है। थोड़ा थोड़ा वीडियो जो हम बनाएंगे, मतलब कुछ क्वेश्चन जैसे 5 या 10 क्वेश्चन को लेंगे और उनसे जुड़े जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं या उनको एक्सप्लेन के साथ जो है आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। जैसे हम सभी जानते हैं कि अपने आप में ही ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो है 10 यूनिट में डिवाइड है, और इन 10 यूनिट से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, या बड़ा इनके कई पार्ट हैं सारे कई। और आपने जब पीजी करते होंगे तो आपको ये भी पता होगा कि इन 10 यूनिट को जो है 2 सालों में ख़त्म किया जाता है, या 2 साल का ये कोर्स होता है, या इसको कंप्लीट किया जाता है। और हम इसको 3 महीने में या 4 महीने में कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं, जो कि एक या अकेले के संभव नहीं है कि एक अकेला जो है इसको सारा कंप्लीट कर दे। हाँ, लेकिन इतना प्रयास रहेगा आपको कि जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है, जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, उन कंटेंटों को बनाकर आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा जो इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो जिस प्रकार से मैंने आपको भू आकृति विज्ञान के ये 56 क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं, 2014 से लेके
2014 से लेके 2018 के बीच में ये प्रश्न पूछे गए हैं। इसी प्रकार से मैं जितने भी 10 यूनिट्स हैं उनके भी प्रश्न जो है, जितने भी प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी पर एक एक वीडियो, जो कि एक्सप्लेन नहीं होगा, मैं टोटल क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड करूंगा विथ ट्रू आंसर के साथ, यानी सही उत्तर के साथ। मेरी कोशिश रहेगी कि सभी आंसर जो है आपको सही मिले सभी प्रश्नों के। तो इसी प्रकार से मैं 10 यूनिट के जो भी है आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करूंगा जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। ये पूरी तरह से एक्सप्लेन वीडियो नहीं था, इसमें मेरा मकसद था कि आप सभी को ये भू आकृति विज्ञान के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं विगत वर्षों में पूछे गए हैं वो प्रोवाइड करना मेन मकसद है इस वीडियो का। एक्सप्लेनेशन के लिए हम दूसरी सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चन को रखेंगे और उनका एक्सप्लेन आपको बताते चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, क्योंकि ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंटेंट होता है। तो आपको फ़ायदा मिल रहा है तो दूसरों को भी मिलना चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसका अगर पीडीएफ पाना है या नोट्स इसका पाना है इस वीडियो का, ये जो 56 क्वेश्चन है, तो मैं उसका अपने ब्लॉग का लिंक दे दूंगा या अपने वेबसाइट या ब्लॉग का लिंक दे दूंगा, जहां पर ये सारे क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे। जियोमॉर्फोलॉजी के ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 56 जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो इसको नोट्स के रूप में भी आप उन वेबसाइट पे जाके प्राप्त कर सकते हैं या तो पीडीएफ के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं ब्लॉग का लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर जो है इन क्वेश्चन को जो है आप आसानी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो का सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। एक बात और कहना चाहूँगा, नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप हिट कर लीजिएगा या प्रेस कर दीजिएगा न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।